नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज जुमातुल विदा है। पूरी दुनिया में रमजान का आखिरी जुमा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मनाया जाता है, लेकिन ईरान में इसका अपना अलग मतलब है। 1979 के रेवोल्यूशन के बाद अयातुल्लाह खुमैनी ने यह कहा था कि इंटरनेशनल कुद्स डे मनाया जाएगा जुमातुल विदा को, यानी रमजान के आखिरी जुमा को। 1979 से ईरानी लगातार इंटरनेशनल कुद्स डे के रूप में मनाते हैं। कुद्स आप जानते हैं, अल कुद्स आप जानते हैं, फलस्तीनियों के लिए, फलस्तीन की आजादी के लिए, फलस्तीनियों को समर्थन देने के लिए यह दिन मनाया जाता है। और आप देखिए इजराइल और अमेरिका की शैतानी। आज के दिन ही ट्रंप सबसे पहले धमकी देता है। ट्रुथ सोशल पर लिखता है कि आज ऐसी तबाही ईरान में मचाई जाएगी कि यह हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री का वीडियो आता है, नेतन्याहू का वीडियो आता है, जबकि कल ही उसने एक वीडियो जारी किया था और इस वीडियो में फिर से वो धमकी देता है कि आज हम हमला करेंगे। उसके बाद आईडीएफ का ट्वीट आता है कि आज हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे और बड़ा हमला करेंगे, और हमला हो भी रहा है। लेकिन ईरानियों को आप देखिए, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, इंटरनेशनल कुद्स डे मनाने के लिए, फलस्तीनियों को समर्थन देने के लिए सड़क पर निकले हुए हैं ईरानी। पीछे विस्फोट हो रहा है, बम गिर रहा है, धुआं निकल रहा है, लेकिन ईरानी डटे हुए हैं, कहीं जा नहीं रहे हैं। जुलूस वैसे के वैसे निकल रहा है। आज पूरे ईरान में जहां जहां से खबर आ रही है, हर जगह जुलूस निकला हुआ है, बावजूद इसके कि इजराइल और अमेरिका जानबूझकर इन जुलूसों के आसपास बम बरसा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो जानते हैं कि निकले हुए लोग शहरी हैं, आम शहरी हैं, ईरान के आम लोग हैं, लेकिन फिर भी जानबूझकर उनके इर्द गिर्द बम बरसाया जा रहा है उनको डराने के लिए। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि इजराइल और ईरान में बहुत फर्क है। ट्रंप और नेतन्याहू की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो ईरानियों के बारे में शायद जानते बहुत कम है। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं। इसमें ऊपर एक सीन है जहां, जिस दिन आपको याद है कि ईरान के टैंकर्स पर हमला किया गया था, ईरान के ऑयल स्ट्रक्चर पर हमला किया गया था, पीछे धुआं निकल रहा है और रिपोर्टर वहां पर रिपोर्ट कर रहा है, लोग खड़े हैं। दूसरा नीचे जो वीडियो है वो इजराइल का वीडियो है। वहां हमला होता है और रिपोर्टर से लेकर सारे लोग भागना शुरू कर देते हैं। यह फर्क है ईरानियों और इजरायलियों में। ईरानी जान जाने से डरते नहीं है, इसलिए आज अगर वो फलस्तीनियों के समर्थन में इंटरनेशनल कुद्स डे मनाते हैं तो वो सड़क पर हैं और वो रहेंगे, जुलूस चलते रहेंगे, बावजूद इसके कि बम गिर रहे हैं। इजराइल में यह कल्पना कर पाना, अमेरिका में यह कल्पना कर पाना मुश्किल काम है। एक जरा सी आवाज वहां पर हो जाए तो भागकर अपने अपने घरों में छुप जाते हैं, या फिर जैसे इस समय जंग का मामला है तो जाकर बंकरों में छिपे हुए। इसीलिए ईरान और इजराइल की जो ये लड़ाई है, ये लड़ाई लोगों के लिए समझना बहुत मुश्किल है। लोग इससे अंदाज लगा रहे हैं कि इतने बम इजराइल ने गिरा दिए, इतने अमेरिका ने बम गिरा दिए, ये हो गया, वो हो गया। लड़ाइयां सिर्फ गोले बारूद और बमों से नहीं लड़ी जाती हैं। असल में लड़ाइयां लड़ी जाती हैं इंसान की हिम्मत से, और यह हिम्मत ईरानियों ने दिखाई है। और यही वजह है कि लगातार बातें जब हो रही हैं कि जंग बंद कर दो, जंग बंदी कर दो, सीज फायर कर दो, तो ईरान की तरफ से जवाब आ रहा है कि नहीं, हम सीज फायर नहीं करेंगे। जब तक हमारी शर्तें नहीं मानी जाएंगी तब तक लड़ाई जारी रहेगी। नुकसान अगर हमारा होगा तो दुश्मन को भी हम उतना ही नुकसान पहुंचाएंगे। और आप जानते हैं कि ईरानी मिसाइलें क्या तबाही मचा रही हैं इजराइल के अंदर। मैंने सुबह आपको बताया था हारिज की खबर की, 11 मिसाइलें पेंट्रेट करके गई हैं, यानी जितने एयर डिफेंस थे सबको पार करके गई हैं। हर मिसाइल क्लस्टर मिसाइल थी, सब में 70-70 बम थे। आप अंदाज लगाइए कि कितने बम गिरे हैं तेल अवीव के अंदर। दूसरा मसला जिस पर इजराइल और ईरान बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे वो ये था कि एनरिच्ड यूरेनियम जो है, उस यूरेनियम पर किसी तरह से कब्जा किया जाए, उस यूरेनियम को किसी भी तरह से खत्म किया जाए। अब खबर यह आ रही है कि ईरान का जो यूरेनियम है, एनरिच्ड यूरेनियम है, वो पिकैक्स माउंटेन में छिपा दिया गया है। और बताया जा रहा है कि जमीन के नीचे इतने गहरे में इसको छिपाया गया है कि दुनिया में कोई ऐसा बम, कोई ऐसी मिसाइल अभी तक नहीं बनी है कि जमीन में उतना गहरे जा सके। यह बात समझ में आती है।
8 महीने पहले जब फोर्दो पर हमला हुआ था, अमेरिका ने फोर्दो पर हमला किया था और ट्रंप ने अपनी पीठ थपथपाई थी कि हमने ईरान का सारा एटॉमिक मटेरियल खत्म कर दिया, तब भी यह खबर पक्की थी कि कुछ खास नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि एटॉमिक रेडिएशन कहीं नहीं देखा गया। कहीं भी यह नहीं देखा गया कि लोग परेशान हैं उस रेडिएशन से। कुंभ में हमारे दोस्त हैं, आप जानते हैं, उनसे लगातार बात होती रहती है, उनके वीडियोस, उनके रिपोर्ट्स हम दिखाते रहते हैं। उनसे पहला सवाल मैंने यही पूछा था कि क्या किसी तरह के रेडिएशन की कोई खबर है, और उन्होंने कहा था नहीं, रेडिएशन की किसी तरह की कोई खबर नहीं है। इतने से ही क्लियर हो गया था कि ईरान का जो एटॉमिक मटेरियल है, यूरेनियम है, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। और ईरान जानता था कि दोबारा भी हमला हो सकता है और हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर को खत्म करने का पूरा खेल हो सकता है। इसलिए लगता है कि ईरान ने उसको वाकई ऐसी जगह छुपा दिया होगा जहां तक अमेरिकी और इजरायली जो बम है, बंकर बम है, वो ना पहुंच सके। तो ना तो वहां पर सत्ता बदल पाई और ना ही ईरान का जो एटॉमिक प्रोग्राम है उसको किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जा सका। और अब हालत यह है कि अमेरिका का इंटेलिजेंस कह रहा है कि ईरान में सत्ता को बदलना लगभग नामुमकिन है। अब सत्ता नहीं बदली जा सकी, जो रजीम है, जो निजाम है, वो जैसे है वैसे ही रहेगी। इसके साथ एक और बात आ रही है। बहुत शोर मचाया गया वेस्टर्न मीडिया में, इंडियन मीडिया में भी, गोदी मीडिया में भी, कि ईरान के पास लॉन्चर खत्म हो गए, ईरान की मिसाइलें खत्म हो गई, देखो अब मिसाइलें गिरना कम हो गई हैं। ईरान ने बहुत होशियारी से मिसाइल और ड्रोन का कॉम्बिनेशन यूज किया है कि सबसे पहले अमेरिका के जितने डिफेंस सिस्टम है उनको नाकामयाब बना दिया जाए, उसके बाद जो डिफेंस सिस्टम से मिसाइलें हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, और उसके बाद असली क्लस्टर मिसाइलें और दूसरी मिसाइलें इस्तेमाल किया जाए। तो जब दोबारा ईरान की मिसाइलें बरसनी शुरू हुई हैं इजराइल पर, तो अब अमेरिका के अखबार कह रहे हैं, रिपोर्ट बनाकर कह रहे हैं, इंटेलिजेंस के रिपोर्ट के हवाले से कह रहे हैं कि मिसाइल कैपेसिटी ईरान की पहले जितनी थी अभी भी उतनी ही बनी हुई है। ईरान की मिसाइल कैपेसिटी में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई है। आप अंदाजा लगा लीजिए कि ट्रंप और इजराइल किस आसमान पर उड़ रहे थे जब ये कह रहे थे। आज भी ट्रंप ने कहा कि उनकी सारी मिसाइलें हमने खत्म कर दी, उनका ये खत्म कर दिया, नेवी खत्म कर दी। हालत ये है कि जो 2 बड़े जंगी जहाज आपने भेजे थे, दोनों बेड़े वापस चले गए। यूएसएस अब्राहम लिंकन पे भी चोट पहुंची, उस पे भी डैमेज हुआ, और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड पर भी चोट पहुंची। आपने कहा खुद ही आग लग गई थी, खुद आग लगी नहीं थी हुजूर, ईरानी ड्रोन बरसे थे जिनके बाद आग लगी थी और आपको वापस जाना पड़ा। हालत यह है कि अमेरिका के जहाज लगातार गिर रहे हैं। इराक में जहाज गिरा, जहां इराकी मिलिशिया जो ईरान के साथ है उसने यह जहाज गिराया, और ट्रंप अपनी जनता को सुनाने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए कह रहा है कि ईरान की सारी मिसाइलें खत्म हो गई हैं, जबकि ट्रंप का इंटेलिजेंस कह रहा है कि ईरान की सारी मिसाइल क्षमता जो है, पावर जो है, वो पहले की तरह ही इंटैक्ट है, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ा है। अभी ईरान महीनों अपनी मिसाइलें चला सकता है और महीनों में जो नई मिसाइलें बन जाएंगी वो आगे भी चलती रहेंगी। और यही वजह है कि ईरान न केवल लंबी लड़ाई के लिए तैयार है, बल्कि बार बार ये भी कह रहा है कि आप अगर अपनी आर्मी भेजना चाहते हैं, शौक से भेजिए। आज जो कुछ डे का जुलूस निकला हुआ था उसमें कुछ बहुत अलग तरह के सीन दिखाई दिए। एक सीन दिखाई दिया जहां अमेरिका और इजराइल के ताबूतों पर ईरानी बच्चे कील ठोक रहे थे। आप इसका मतलब समझते हैं, मतलब समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। एक मजेदार कार्टून दिखा और वो कार्टून देखकर मैं हंसने से खुद को नहीं रोक पाया। उसमें शाह रजा पहलवी के कंधे पर चढ़ा हुआ है ट्रंप, और उसमें जैसे मछली पकड़ने के लिए रॉड होती है जिसके सहारे चारा लटकाया जाता है और मछली को फंसाया जाता है, वैसे ही एक रॉड है जिसके चारे में ईरान का जो मुकुट है, ईरान का जो ताज है, वो लटक रहा है, और उस ताज को पाने के लिए शाह पहलवी भागता जा रहा है। सबको पता है कि वो ताज कभी उसको मिलने वाला नहीं है। ये ईरान में जो अल-कुद्स के समर्थन में रैली निकली थी, इंटरनेशनल कुद्स डे पर जो रैली निकली गई थी, उसमें यह कार्टून देखा गया जो बताता है कि ईरानी लोग रजा पहलवी को क्या समझते हैं, और जो समझते हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं। एक तो रिजीम बदलेगी नहीं, और अगर बदल भी जाती तो भी रजा पहलवी को कभी भी गद्दी पर नहीं बिठाता ट्रंप। ये बात हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। उसका इस्तेमाल सिर्फ किया गया, लगा इन लोगों को कि उसके समर्थक बहुत ज्यादा हैं ईरान में,
जुलूस निकालेंगे, सत्ता पलट देंगे, इसलिए उसका इस्तेमाल किया गया। उसके वीडियोस बनवाए गए, बॉट्स लगाकर 8-8 हजार 10-10 हजार रिट्वीट कराए गए। लेकिन सच यह है कि रजा पहलवी का ईरान के अंदर कोई असर अभी तक तो दिखाई नहीं दिया है, आगे भी कहीं कोई उम्मीद नहीं है। मीडिया का जम के इस्तेमाल किया गया है और शर्मनाक बात यह है कि हिंदुस्तानी मीडिया भी उसमें शामिल है। एनडीटीवी पर कभी हम सब बहुत भरोसा करते थे। कभी यह होता था कि कोई खबर आई तो सही है या गलत है, यह चेक करने के लिए हम भाग के एनडीटीवी पर जाते थे और एनडीटीवी के कहे पर भरोसा करते थे। लेकिन जब से अडानी साहब ने एनडीटीवी को खरीदा, पुराने पत्रकारों को बाहर किया और ऐसे लोगों को लेकर आया है जो देश दुनिया में हमारा नाम तो बदनाम कर ही रहे हैं, कई बार ऐसा लगता है कि भारत के लिए नहीं, इजराइल के लिए काम कर रहे हैं। इन्हीं में से एक साहब है आदित्य राज कौल। आदित्य राज कौल पहले भी इजराइल गए थे, इनकी फोटो आई थी नेतन्याहू के साथ, और इस समय भी वो इजराइल में है। इजराइल से सीधे रिपोर्ट कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन वो रिपोर्ट कम कर रहे हैं, ये ज्यादा लग रहा है कि आईडीएफ के प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक ट्वीट लगाया और उस ट्वीट में ईरान के लिए टेररिस्ट रेजीम ऑफ ईरान लिखा। अब आप सोचिए, भारत सरकार उसी ईरान से बात कर रही है। नरेंद्र मोदी साहब पजेश्कियन साहब से बात करते हैं, ट्वीट करते हैं और पजेश्कियन साहब को, डॉक्टर पजेश्कियन साहब को कोट करते हैं। जिनको ना पता हो उनको बता दूं कि ईरान के राष्ट्रपति पजेश्कियन पेशे से सर्जन हैं। खैर, उनको ट्वीट करते हैं और उनसे बात करते हैं। जयशंकर साहब ईरान के विदेश मंत्री अराक्ची साहब से लगातार बात करते हैं, लगातार ट्वीट करते हैं। आज भी बात हुई है। डिप्लोमेटिक कोशिशें चलती हैं कि किसी भी तरह से हमारे जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चले आए। सुबह मैंने डिटेल में उस पर बात की थी। तस्वीरें हैं जिसमें खामनेई साहब के साथ बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी कुरान लेकर गए थे, कुरान का एक पुराना संस्करण लेकर गए थे खामनेई साहब को गिफ्ट देने के लिए। वो सब उन्होंने ट्वीट किया था। ईरान का राजदूत भारत में रहता है, ईरान के कल्चरल राजदूत भारत में रहते हैं, ईरान कल्चरल सेंटर में, जिनसे मैं मिलकर आया था और खामनेई साहब को श्रद्धांजलि देकर आया था। वहां पर बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग गए थे। यानी ईरान को भारत टेररिस्ट रिजाइम नहीं मानता है, बल्कि ईरान और भारत के बीच में दोस्ती के रिश्ते रहे हैं। ईरान को पूरी मान्यता देता है भारत, यूएन का मेंबर है ईरान, और भारत में ईरान की एम्बेसी है, ईरान में भारत की एम्बेसी है। फिर भारत का एक पत्रकार ईरान को टेररिस्ट रेजीम कैसे कह सकता है? ईरान को टेररिस्ट रेजीम सिर्फ और सिर्फ इजराइल कहता है और इजराइल के पीछे पीछे अमेरिका कहता है। आदित्य राज कौल भारत के नागरिक है, भारत के पत्रकार है, तो आईडीएफ की बात कॉपी पेस्ट करते समय वो ईरान को टेररिस्ट रेजीम कैसे लिख सकते हैं? कल जब इस पर उनका ट्रॉल हुआ, मैंने भी सवाल पूछा। मैंने कहा कि लगता है कौल साहब ने इजरायली नागरिकता ले ली है और इसीलिए इजराइल की भाषा में बोल रहे हैं। जब यह सब हुआ तो उन्होंने सफाई दी। सफाई क्या दी कि वो तो आईडीएफ का ट्वीट था, आईडीएफ के फारसी हैंडल से मैंने ट्वीट उठाया था और कॉपी पेस्ट कर दिया था। अगर आईडीएफ के हैंडल से आपने कॉपी पेस्ट किया था तो बगल में आईडीएफ लिख देते, और कॉपी पेस्ट भी किया था तो टेररिस्ट रेजीम लिखने की क्या जरूरत थी? उतना तो आप हटा सकते थे, क्योंकि भारत का स्टैंड इससे अलग है। और ऐसा नहीं है उन्होंने पहली बार किया था, उनके कई ट्वीट हैं जिसमें उन्होंने टेररिस्ट रेजीम लिखा है। आप इन ट्वीट्स को पढ़ेंगे तो ऐसा लगता है कि वो आईडीएफ के प्रवक्ता बन चुके हैं। जो आईडीएफ बोल रहा है वही भाषा वो बोल रहे हैं, उतना ही ट्वीट कर रहे हैं जितना आईडीएफ कह रहा है। इसके आगे कुछ नहीं। जबकि वहां पे भारत के और पत्रकार हैं, मधुरेंद्र जी हैं, और भी पत्रकार हैं जो वहां से सही खबरें देने की कोशिश कर रहे हैं, वहां जो नुकसान हो रहा है वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एनडीटीवी यानी अडानी साहब के जो पत्रकार हैं वो बिल्कुल आईडीएफ की लाइन लिए हैं। और क्यों नहीं लेंगे? हाइफा का जो पोर्ट है उसमें अडानी साहब की कैसी हिस्सेदारी है ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। इस तरह से गोदी मीडिया लगातार खबर इजराइल की कवर कर रहा है और यही वजह थी कि कल हमसे भी गलती हो गई। हालांकि यूट्यूब पर गलती नहीं हुई थी। एनडीटीवी ने लगाया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भारत के लिए खोल दिया गया है और सबको लगा कि एनडीटीवी कह रहा है तो सही कह रहा होगा। सारे लोगों ने इसको शेयर किया। बाद में यह खबर गलत निकली, पता यह चला कि अभी तो बातचीत चल रही है। तो हमारा गोदी मीडिया अब ऐसा हो गया है कि उसकी जरा सी बात पर भी हम भरोसा नहीं कर सकते, एक। और दूसरा यह कि स्टैंड विद इजराइल सबसे ज्यादा कोई कर रहा है तो शायद हमारा गोदी मीडिया कर रहा है।
और उसके बाद हमारी सरकार यह उम्मीद करती है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारी जहाजें निकलने देगा। सरकार अपने लेवल पर बात कर रही है, लेकिन गोदी मीडिया और सरकार के भक्त स्टैंड विद इजराइल में ऐसे लगे हुए हैं कि सारी दुनिया में हमारी इमेज का सत्यानाश कर रहे हैं। खैर, अब गोदी मीडिया पर लोग भरोसा नहीं करते और बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं, इंटरनेशनल न्यूज से लेकर और कितने सोर्सेज हैं जिससे हम सच्चाई निकाल कर लाते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, और हमें खुशी होती है कि बड़ी संख्या में आप देखते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मेरा ही वीडियो कोई मेरा दोस्त मुझे भेज देता है व्हाट्सएप पे, वो ध्यान नहीं देता है कि मेरा वीडियो है, मुझे ही भेज देता है व्हाट्सएप पे। इससे समझ में आता है कि आप ना केवल यूट्यूब पर देख रहे हैं बल्कि इन वीडियोस को दूर तक पहुंचा रहे हैं। इसीलिए आज मैं कोई अपील नहीं करूंगा, ना सब्सक्रिप्शन की ना मेंबरशिप की। आज मैं सिर्फ आप सबको शुक्रिया कहूंगा साथ खड़े होने के लिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।